चलो सेक्शन नंबर लास्ट करते हैं आज का, सेक्शन नंबर 124 दैट इज नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो इसको इंपॉर्टेंस समझना इसलिए भी ना कि एक चार्ट बनाएंगे जिसको क्लियर रखना है आपको एग्जाम के लिए। इसी चार्ट में आप समझ लो कि एवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन आने ही आना है। सर यही चार्ट आपके लिए फाइनल लास्ट है और इस पूरे डिविडेंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट बनाने वाले हम। सर नाउ सेक्शन 124 क्या होता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसको प्यार से बोलेंगे हम यूडीए। ठीक है, अब सुनो सर ये क्या है। सबसे पहले आपको ये क्या जानना है? आपको जानना है सबसे पहले टाइमलाइन ऑफ डिविडेंड। जैसे हमने देखा ना कि 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा, तो ये पूरा एक टाइमलाइन बनाएंगे कितने दिन में क्या क्या होना पड़ता है और क्या ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट है क्या नहीं, सब बनाएंगे। बट आपको एक टाइमलाइन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टाइमलाइन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो क्वेश्चन बस इसी में से आने वाला है आपका। चलो रेडी, चलो सर देखो पूरा एक टाइमलाइन बनाएंगे। ठीक है, कितने दिन में क्या होता है नहीं होता है सब टाइमलाइन बनाएंगे। सुनो, सपोज मान लो 1 अक्टूबर है। क्या आज 1 अक्टूबर है? आज क्या है? 1 अक्टूबर है। मान लो आज क्या हुआ है, कंपनी ने क्या किया? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने क्या किया? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड किया। कब किया? 1 अक्टूबर को किया। 1 अक्टूबर क्या किया कंपनी ने? अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर लिया। तो हमने ऊपर देखा था सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 4 में कि कितने दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होते ही सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है कंपनी को पैसा। से कितने दिन के अंदर? 5 डेज में। कम से कम 5 डेज के अंदर क्या करना है? डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक अकाउंट। क्या करना है? 5 डेज के अंदर क्या करना है? शेड्यूल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। तो मैं यहां पे प्यार से लिख दूं 5 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। क्या करना है? आपको पैसा ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, ये पहला टाइम लाइन आया आपका 5 दिन का। क्वेश्चन आ गया कितने दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है शेड्यूल बैंक अकाउंट में? सब 5 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है शेड्यूल बैंक अकाउंट में। ठीक है सर, ये तो हो गया शेड्यूल बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर करना है। डिविडेंड डिक्लेयर होते ही मेंबर्स को या मान लो जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को, उसको कितने दिन के अंदर डिविडेंड का पैसा मिल जाना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सुनो 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 सर 30 दिन के अंदर। तो मैं उसको प्यार से बोलूं, पेमेंट टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज। 5 दिन के अंदर अपना बैंक में डालना है। जो शेड्यूल बैंक है तुम्हारा, अपना डाल लो अकाउंट बना के और उसी बैंक से करना, ट्रांसफर करना चालू कर देना। या मान लो अपने कंपनी से मान लो देखो ये 5 दिन मैक्सिमम डेट है, तो ये मत समझना कि भैया 5 दिन लास्ट में जाके, नहीं, आप चाहो तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसी दिन एक बैंक में ट्रांसफर कर दो और बैंक से क्या करना, पैसा देना चालू कर दो लोगों को। तो मान लो बैंक में ट्रांसफर हुआ 5 तारीख को, तो कम से कम 30 दिन के अंदर ट्रांसफर करना चालू कर दो। तो 5 दिन यहां चला गया, कोई बात नहीं, 25 दिन के अंदर यहां से पैसा देना सब मेंबर्स को क्या करो, चालू कर दो। बट मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं हम? सब मैक्सिमम 30 दिन के अंदर। 30 दिन कब से सर? यहां से 30 दिन। तो देखो 2 टाइम में आई। 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या बोल रहा हूं? 5 दिन के अंदर। चाहे तो तुम जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना उसी दिन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और बैंक से क्या करो, सबको पैसा देना चालू कर दो जो भी तुम्हारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है। बट मैक्सिमम तुम 5 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते, अदरवाइज पेनल्टी लगेगा यहाँ पे। तो 5 अक्टूबर तो मैक्सिमम तुमने बैंक अकाउंट पैसा डाल दिया और ऑल ओवर 30 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है? डिविडेंड का पैसा क्या करना है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दे देना है ऑल ओवर 30 दिन के अंदर। ठीक है, पैसा जाता कहां से? पैसा बैंक से जाता है। तो यहां पे अगर बैंक में ट्रांसफर हो गया तो यहां से कर दो, या मान लो इसी दिन ट्रांसफर हो गया तो इसी दिन बैंक से पैसा देना चालू कर दो। ये 2 टाइम देखा हमने अभी। ठीक है, 2 टाइम देखा हमने। अब सर एक बात बताओ सर, मान लो 30 तारीख खत्म हो गया यहाँ पे, सपोज मान लो 30 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर खत्म हो गया। सही, ये ध्यान रखना 30 दिन आपको ऑल ओवर यहां से देखना है। ठीक है, 30 दिन आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, अब सुनो सर,
सर 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर देना था, मान लो 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो, या मान लो 30 दिन के अंदर जो रजिस्टर शेयर होल्डर था ना वो क्लियर नहीं हो पाया, वो रजिस्टर शेयर होल्डर आ ही नहीं पाया पैसा लेने के लिए। मतलब सिंपल बात है ना, वो सामने वाले कोई तो क्लेम करना पड़ेगा। आपने तो डिविडेंड डिक्लेयर करके बैंक अकाउंट में डाल दिया, बस मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सामने से कोई रजिस्टर शेयर होल्डर आ ही नहीं पाया पैसा लेने के लिए, तो सर तो क्या करना है, सुनो सर तो क्या है, यहां पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है ये। तो यहां से है ना 7 डेज के अंदर जो हमने पढ़ा ना, ये UDA अकाउंट खुलेगा, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मतलब ऐसा डिविडेंड जो यहां पे पे नहीं हो पाया, या सामने वाले ने पता ही नहीं चला, सामने वाले को डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जा ही नहीं पाया, सामने वाले को क्लेम नहीं हुआ। तो जिस दिन 30 दिन खत्म हुआ ना, 30 अक्टूबर, वहां से 7 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, एक UDA अकाउंट खोलना है जिसका नाम होता है अनपेड, जो डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक खुलवाना पड़ेगा आपको, और उस पैसे को डालना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट डालना है। सर मैक्सिमम कितना दिन हो गया, 7 दिन के अंदर, आपको 7 दिन के अंदर डाल देना, मतलब मैं बोलूं सिंपल, तो 6 नवंबर तक आपका टाइम है, ठीक है। तो सर ये तीसरा टाइम लिमिट आपको यहां पे आ गया है। कहां डालना है आपको, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो हमारा सेक्शन का मेन हेडिंग है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो इफ नॉट पेड, ठीक है, और सिंपल बोलूं अनक्लेम्ड, सामने वाले ने नहीं ले पाया, नहीं लेने आ पाया डिविडेंड, और अनपेड, देन विद इन 7 डेज फ्रॉम एक्सपायरी, कहां से, ये 30 दिन के एक्सपायरी से, ये 30 दिन हमारा खत्म हो रहा है यहां पे, फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज शैल ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करना है 7 दिन के अंदर, UDA अकाउंट में, शैल ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, चलो। सर 3 टाइम में देखा हमने, 5 दिन के अंदर डिपॉजिट बैंक अकाउंट में, 30 दिन के अंदर पूरा ऑल ओवर पेमेंट होना चाहिए, नहीं पे हो पाया, नहीं सामने वाला क्लेम कर पाया, तो 7 दिन के अंदर आपको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल देना है, जिसका नाम होता है UDA अकाउंट, ठीक है। अब क्या करना है सर, सुनो, 7 दिन के अंदर आपने UDA अकाउंट डाल दिया, मान लो यहां पे एक UDA अकाउंट में पैसा आ गया, सपोज मान लो 20 करोड़ का डिविडेंड डाला था आपने, 20 करोड़ का डिविडेंड था, 10 करोड़ सबको मिल गया, 10 करोड़ नहीं मिल पाया, तो 7 दिन के अंदर क्या करो, 10 करोड़ पैसा कहां डाल दो, UDA अकाउंट में, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो सर, सुनो, अब जिस दिन ये 7 दिन खत्म हुआ ना, यहां से 90 डेज में प्रिपेयर, 90 डेज में कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, ये बस ये डायग्राम समझ लो काफी है, स्टेटमेंट विथ लास्ट नोन एड्रेस एंड नेम ETC, ठीक है, एंड क्या करना है, उसको वेबसाइट पे पब्लिश करना है। सर मतलब देखो मैंने क्या बोला, एक चीज सिंपल समझो, सिंपल समझो, रुक जाओ, पहले ये नोट डाउन कर लो, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे समझाते हैं। देखो जिस दिन आपने, आपका ये मान लो 7 दिन के अंदर आपको UDA अकाउंट में आ गया, अब जिस दिन UDA अकाउंट में आ गया ना, वहां से 90 दिन के अंदर कंपनी क्या करना है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट में क्या होगा, विथ लास्ट नोन एड्रेस एंड नेम, सर किनका, ये जो 10 करोड़ का डिविडेंड जाने वाला था, समथिंग मान लो 20 मेंबर्स को जाने वाला था, तो 20 मेंबर्स के एक लास्ट नोन एड्रेस था ना, जो भी उन्होंने दे रखा था, और उनका जो नाम था ना, उनके कंपनी को अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। सपोज मान लो कोई कोमा में चला गया होगा, 4 साल बाद जाके गाड़ी, यार मेरा डिविडेंड था, फिर देखेगा गाड़ी वेबसाइट में नाम लिखा हुआ है, तो भैया वो डिविडेंड क्लेम कर लेगा अपना, ठीक है। तो ये काम कंपनी को क्या करना है, कंपनी को 90 दिन के अंदर बनाना है, और वेबसाइट पे क्या करना है, कंपनी को पब्लिश करना है। अब एक चीज सुनो सर, टाइमलाइन ही टाइमलाइन है इसमें।
ठीक है। अब मान लो 6 अक्टूबर को, यही मेन खानी यहीं पर 6 नवंबर को क्या हुआ था, आपने यूडीए अकाउंट में सारा पैसा डाल दिया, सपोज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने 10 करोड़ डाल दिया। ये तो आपकी फॉर्मेलिटी थी कि आपको 90 दिन के अंदर क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है जिसमें नाम एड्रेस लिखा होना चाहिए और कंपनी इसको क्या करेगा, वेबसाइट पे डालेगा। अब सुनो सर, अब इंपॉर्टेंट क्या आता है ये समझाना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां लिखना है, यहीं पे लिखना है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, ऑल अमाउंट ऑफ मनी with interest shall transfer to IEPF अकाउंट। सर हमारा नेक्स्ट सेक्शन यही है, बट अभी समझो IEPF अकाउंट क्या होता है सर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो IEPF अकाउंट में पैसा डल जाना चाहिए। सर मतलब समझाओ फिर से एक बार, सुनो, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर बैंक में आना चाहिए। अब कंपनी को ऑल ओवर 30 दिन के अंदर कंपनी क्या करना है, डिविडेंड जो डिक्लेयर किया सबको बांट देना है, सामने वाले ने पैसा आके ले लेना चाहिए। अब मान लो 30 दिन के अंदर कंपनी ने 20 करोड़ डिविडेंड दिया, 10 करोड़ तो बट गया, बट 10 करोड़ नहीं बटा, तो जिस दिन 30 दिन का एक्सपायरी खत्म हुआ ना, यहां से 7 दिन के अंदर कंपनी पैसा कहां जाना चाहिए, जो भी डिविडेंड का पैसा है UDA अकाउंट में। अब जिस दिन 7 दिन में खत्म हो गया, फिर वहां से कंपनी को स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है कि जो भी पैसा बचा हुआ है ना, जिसका भी, उसका नाम वाम लिख के कंपनी को वेबसाइट पे डालना है। अब एक बात याद रखना सर, यूडीए अकाउंट में ना पैसा 7 साल तक रहेगा। मान लो समथिंग कोई कोमा में चला गया, 4 साल हो गया, वो देखेगा वेबसाइट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो आके पैसा ले सकता है। 6 साल हो गया, आके ले सकता है। तो यूडीए अकाउंट में ना, हमारा जो यूडीए अकाउंट है ना, यहाँ पे पैसा 7 साल तक सिक्योर रहेगा, वही बोल रहा हूं। बट अगर 7वां साल खत्म हो गया तो भैया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, जब 7 साल खत्म हो गया ना, उसके बाद मान लो कोई कोमा से उठ के आया ना, कोई कोमा से उठ के आया ना, तो भाई उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 साल खत्म होते ही यूडीए अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा ऑल अमाउंट ऑफ मनी जो हमारा कहां था यूडीए अकाउंट में, वो पैसा कहां चला जाएगा, शैल ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट। से ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, जहां पे इसका नाम दिया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड। सर इसमें क्या होता है, जो पार्क में आप झूला देखते हो ना, ये सब ये इसी पैसा का मदद लेके बनाया जाता है। तो सर ठीक है, यूडीए अकाउंट में 7 साल तक रहेगा आपका पैसा। अगर कोई कोमा से उठ के आया ना, तो 7 साल तक अंदर आके अपना डिविडेंड का पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 साल 7 साल चलेगा, मैक्सिमम 7 साल। 7 साल से ऊपर एक भी दिन गया तो जैसे एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स हुआ ना, सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, IEPF अकाउंट में। तो यूडीए अकाउंट में 7 साल तक पैसा रहेगा आपका। जो ये पैसा आपने ट्रांसफर किया ना 7 दिन के अंदर, यहां पे पैसा 7 साल तक रहेगा। बट ये एक्सपायरी हो गया ना 7 साल, उसके बाद सारा पैसा कहां चल जाएगा, IEPF। तो जो भी कोमा से उठे हो ना, इस बीच में आके ले जाना अपना पैसा। 7 साल खत्म हुआ तो फिर भैया कोई नहीं बचा सकता, आपका डिविडेंड का पैसा कहां चला गया, IEPF अकाउंट, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड। जो सरकार क्या करती है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट डोनेशंस के लिए पुअर के लोग के खाने के लिए उस पैसे का यूज करती है, चाइल्ड एजुकेशन ये सब पैसे का यूज करती है, ठीक है। बट 7 साल तक आपके यूडीए अकाउंट में रहेगा, मतलब अपना डिविडेंड का पैसा आके लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये चार्ट आपका बनना चाहिए। मैंने बना के समझाया, ये नहीं कि मैंने एक बार बना के रख दिया, आपको डिक्टेट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूरा मेहनत से समझाया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक पेनल्टी लिख लो। सर मान लो ये 30 दिन खत्म हो गया और हमें पढ़ा है कि 30 दिन खत्म होते ही 7 दिन के अंदर क्या करना है, पैसा को यूडीए अकाउंट में डाल देना है। सर पैसा डला ही नहीं यूडीए अकाउंट में, सर 7 दिन खत्म हो गया, पैसा डला ही नहीं, 8वां दिन आ गया, तो भैया यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। सर कितना लगता है, 12% पर एनम ऑन द लेफ्ट डिविडेंड अमाउंट। तो जो हमारा 10 करोड़ बचा ना, तो 10 करोड़ का मान लो एक दिन का लेट हुआ तो 10 करोड़ का लगेगा 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 365। तो जो भी निकालना हो निकाल लेना आप लोग कैलकुलेशन करके, उतना पेमेंट इंटरेस्ट लगेगा इसको। सर ये क्या है, इंटरेस्ट का पेमेंट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट लगेगा कितना, 12%। कब लगेगा, जब ये 7 दिन खत्म हो जाएगा तब। 7 दिन के अंदर कर दिया तुमने, टाइमली सब कुछ कर दिया, 7 दिन खत्म हो गया तो भैया फिर तुम्हें 12% पर एनम से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सपोज मान लो तुमने 12 दिन के बाद ट्रांसफर किया पैसा यूडीए अकाउंट में, तो कितना दिन लेट कर दिया, 5 दिन, तो 10 करोड़ का क्या होगा,
5 दिन लेट कर दिया इंटू 12 डिवाइड बाई 100, सॉरी 10 करोड़ का था, 12 डिवाइड बाई 100, 12 इंटू कितना दिन लेट कर दिया आपने, 5 दिन लेट कर दिया। तो ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पेनल्टी अमाउंट है आप निकाल लेना ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए था, आप निकाल लेना ऐसे। तो आपने ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना तो चालू करो, ये बस आपको यही समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार चार्ट रिवाइज कर लेना, ये वाला क्लियर हो जाएगा, ज्यादा हेक्टिक नहीं है। 7 साल तक पैसा कहाँ रहेगा, यूडीए अकाउंट में। कोई बंदा आके अपना क्लेम कर सकता है जिसने भी पहले क्लेम नहीं किया, पर 7 साल एक्सपायर हो गया तो भैया वो पैसा कहाँ चल जाएगा, आईईपीएफ अकाउंट में, जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड होता है, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स। अब सुनो सर, यहाँ पे क्या आया, अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट क्या आया, सुनो मैंने क्या बोला, ये सारा पैसा कौन सा है, डिविडेंड का पैसा है। तो अमेंडमेंट क्या है, सुनो, all shares money in respect of which dividend, ये अमेंडमेंट है, सुनते जाना, in respect of which dividend has not been paid or claimed for continuous या for 7 consecutive years or more shall be transferred by company in name of IEPF account along with स्टेटमेंट। सर क्या बोल रहा है सर, सर सुनो, हमने क्या बोला था, वहां पे सिर्फ डिविडेंड का पैसा यूडीए अकाउंट में गया था, फिर डिविडेंड का पैसा 7 साल एक्सपायरी बस आईईपीएफ अकाउंट में गया था। बट सर यहाँ पे क्या आया, अमेंडमेंट। सर क्या आया, तुम्हारा जितना भी शेयर्स मनी है ना, सपोज मान लो डिविडेंड किस पे मिलता है, आपके फेस वैल्यू पे, ठीक है। मान लो तुमने कंपनी में कुछ पैसा लगा रखा 20 शेयर्स, इस पे फेस वैल्यू था 10 रुपीज, तो इस पे डिविडेंड मिलता है, तो आपका कितना रुपया हो गया, 200 रुपया। आपने 20 शेयर लिया था, आपका फेस वैल्यू था 10 रुपया, तो आपको 200 रुपया शेयर्स का वैल्यू कब मिलेगा आपको, ठीक है। बट आपका सारा शेयर्स का मनी जिसपे इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड, मान लो इस पे आपका डिविडेंड कितना था, 10 रुपया पे लगता है ना डिविडेंड, तो 10% मान लो 10 रुपीज का 10% कितना आ गया आपका, 1 रुपीज, और कितना शेयर था, 20 रुपीज, 20 शेयर, तो आपका 20 रुपीज क्या बना, डिविडेंड बना। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ये आपका फेस वैल्यू होता है, इशूड वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू पे। तो कितना आ गया, मान लो 10% डिविडेंड दिया, तो 10 रुपया का 10% कितना आएगा, 1 रुपया, और बस कितना शेयर था, 20 रुपया, तो टोटल 20 रुपया डिविडेंड बना आपका, ठीक है। और शेयर का अमाउंट कितना था आपके पास, 200 रुपया, क्योंकि आपने 20 शेयर लिया था 10 रुपये हिसाब से। तो जितने भी शेयर्स के मनी है ना, शेयर्स का पैसा जो ये 200 रुपया, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड, और इस पे 20 रुपया डिविडेंड पे गया ना, बट अभी ये कहां था, यूडीए अकाउंट में, मतलब अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया था, यूडी अकाउंट में पड़ा हुआ था, और नहीं किसी ने पे किया कंपनी ने, और ना किसी ने क्लेम किया, फॉर कितने टाइम के लिए, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सही, आपको ये एक वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, सर नाउ कंसेक्यूटिव का मतलब आपको याद रखना है, मतलब सर कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो गया सर, लगातार। मान लो 2013 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, आपने नहीं ले पाया, 2014 नहीं ले पाए, 2015 नहीं ले पाए, 2016 नहीं ले पाए, 2017 नहीं ले पाए, 2018 नहीं ले पाए, 2019 नहीं ले पाए, तो भैया तुम्हारा जितना भी शेयर्स का पैसा था ना, जिसपे डिविडेंड बन रहा था, ठीक है, और वो 7 साल तक आपने क्लेम नहीं किया डिविडेंड का पैसा, और मोर उससे ऊपर भी, तो शैल बी ट्रांसफर्ड बाय कंपनी। कंपनी क्या करेगी, आपका शेयर का पैसा जो है ना 200 रुपया, जो आपका शेयर्स का पैसा है ना 200 रुपया, क्या कर दी कंपनी, ये भी आईईपीएफ अकाउंट में डाल देगी। सोचो कितना गड़बड़ किया जा रहा है मेंबर्स के साथ। डिविडेंड का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, अगर 7 साल लगातार, क्या बोलते हो, 7 साल लगातार अगर डिविडेंड नहीं उठाया आपने, सपोज मान लो 13-14 में नहीं उठाया, 15 में उठा लिया, तो भैया ये चेन टूट गया, फिर यहां फिर 7 साल देखना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 फिर 20
5, 21, 6, फिर 22, 7, फिर ये 7 साल नहीं हुआ ना तो आपका शेयर मनी भी जाएगा आईपीएफ अकाउंट में और साथ साथ आपका डिविडेंड का पैसा भी जाएगा। तो ये नया लाया गया, अब शेयर्स मनी भी आपका क्या हो सकता है, आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। पहले सिर्फ आपका डिविडेंड ट्रांसफर होता था, अब बोल रहा है कि अगर 7 साल तक कोई अपना डिविडेंड लेने नहीं आया ना तो उसका शेयर्स का पैसा भी है ना हम आईपीएफ अकाउंट में डाल देंगे और भैया कल्याण के लिए काम करेंगे ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, चिल्ड्रन के लिए काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। तो भाई डिविडेंड कभी भी 7 साल से ज्यादा मिस मत करना, अदरवाइज तुम्हारे करोड़ों के शेयर्स होंगे ना, सारे पैसे कहां चले जाएंगे, आपके आईईपीएफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा। चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं, सब पेनल्टी देखते हैं। सब पेनल्टी मतलब क्या हुआ, किसी ने भी कॉन्ट्रावेंशन किया ऑफ दिस सेक्शन नंबर 124। तो सर किसने कॉन्ट्रावेंशन किया, दो लोग यहां पे आते हैं। एक हमेशा क्या होता है, कंपनी, क्योंकि कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एक मान लो ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कोई डायरेक्टर होगा, कोई केएमपी होगा, उसके लिए भी अलग पेनल्टी होती है। तो ऑफिसर्स लोग की पेनल्टी थोड़ी कम होती है, कंपनी की ज्यादा होती है। तो कंपनी को कितना पेनल्टी लगेगा सर, इस पे भी अमेंडमेंट था, इसलिए इस पेनल्टी को मैं बोलूंगा याद कर लेना सर 1 लाख रुपया। श्योर शॉर्ट क्या लगेगा, 1 लाख रुपया प्लस जितने दिन का भी डिफॉल्ट हुआ ना सर 500 रुपया पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉल्ट। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपया। सर अगर मैं बोलूं अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया ना तो 1 लाख तो श्योर लगेगा ही लगेगा, साथ साथ 500 रुपए पर डे लगेगा। लेकिन सर याद रखना अनगिनत नहीं है कि आप हमेशा जिंदगी भर के लिए 500 देते रहोगे, नहीं, एक टाइम आएगा जहां पे आपका 10 लाख रुपया बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल बताऊं तो 10 लाख डिवाइड बाई 500 कितना होता है सर, सर मान लो 2000 दिन, 2000 दिन को अगर साल से कन्वर्ट करेंगे तो सर मान लो 5 साल समथिंग महीना, तो 5 साल तक आप ये कांड कर सकते हो जो भी आपका आया 2000 दिन, जो भी आपका आया तो 2000 दिन के हिसाब से 500 रुपए लगेगा, वही जाके 10 लाख मैक्सिमम होगा। तो मतलब अगर आपने 2020 दिन डिफॉल्ट किया ना तो आपको मैक्सिमम मान लो 2020 का 500 से कितना आ रहा है, सपोज मान लो 11 लाख रुपया, तो ये 11 लाख आपको कंटिन्यूस नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको 10 लाख ही लग सकता है। ठीक है, तो 1 लाख तो आपको श्योर शॉट लगेगा, ये तो टिक है। इसके साथ साथ कितना लगेगा, 500 पर डे। अगर 4 दिन का डिफॉल्ट है तो 500 इंटू 4 2000 और प्लस 1 लाख तो लगेगा। तो इन टोटल मैं बोलूं तो 1,02,000 रुपया। अगर 5 दिन का है तो 2500 रुपया, 6 दिन का तो 3 लाख रुपया, 2000 दिन का है तो मैक्सिमम 10 लाख रुपया। सर 3000 दिन का है तो भाई मैक्सिमम 10 लाख ही लगने वाला है पर डे के हिसाब से। ठीक है, सो ऑफिसर को क्या बोला गया, 25,000 रुपया पर डे, 25,000 रुपया आपको प्योर पेनल्टी, जो यहां पे 1 लाख की पेनल्टी थी, और 100 रुपीज पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉल्ट, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपया। तो यही बात यहां क्या आ गया, 2 लाख डिवाइड बाई 100 कर देना एक बार। तो वही 2000 दिन, यहां भी वही हो गया 2000 दिन का। तो सर कोई मान लो 2001 दिन डिफॉल्ट किया, उसका अमाउंट आ रहा है मान लो 2,01,00,000 रुपया, तो नहीं, उसको मैक्सिमम पर डे वाला कितना लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, यहाँ पे 10 लाख रुपया, तो वही 200 दिन घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख लो, रफ कर देता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम्पल के साथ। तो लिखने का चीज क्या है आपको बस, ठीक है, ये लिख लो, लिखने का चीज आपको बस इतना ही है, प्रोविजन को समझाने का समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम व्हाट इज आईईपीएफ अकाउंट, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है आईईपीएफ अकाउंट। उसके बाद देखेंगे लास्ट में पेनल्टी वेनल्टी के प्रोविजंस है। तो छोटे मोटे 2-3 सेक्शंस और है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3-4 लेक्चर्स का ये डिविडेंड चैप्टर है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको होते हैं प्यार से मीटिंग का चैप्टर होते हैं, जहाँ नोटिस कोडम पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।